इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा सफिशिएंसी के ऊपर जो नए पैटर्न पे क्वेश्चंस आए हैं उनको आप कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और क्या कुछ आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, डेटा सफिशिएंसी का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आपको वीडियो के लास्ट में लिंक मिल जाएगा या फिर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा जिस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब डेटा सफिशिएंसी से मैं कहूँ या फिर डेटा रिडंडेंसी कहूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है अगर आपने इस तरह के पैटर्न नहीं देखे हैं तो। ठीक है, तो बैंक के लिए एक नया पैटर्न है। ज़्यादातर ये पैटर्न आपका कैट वगैरह में पूछा जाता है, एमबीए के जो एंट्रेंस के एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे पूछा जाता है पहले से ही। लेकिन कैट के बाद अब आईबीपीएस ने भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा है इस बार, तो आपको भी ये सीखना होगा कि डेटा रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे समझने के लिए मैंने इसे डेटा सफिशिएंसी में ही कवर किया हुआ है, क्योंकि दोनों से टॉगल करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, सफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं 3 स्टेटमेंट ऐसे लिख देता हूं कि आपके 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए। तो सफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, सफिशिएंसी डेटा की बताती है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारे लिए सफिशिएंट होगा जिससे हमको आंसर मिल सके। ठीक है, मान लीजिए पहला वाला आपका जो ऑप्शन है या स्टेटमेंट है, इससे आपको गिवन जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर मिल जाता है तो 1 पे आप टिक कर देंगे। या फिर दूसरा और पहला दोनों को मिलाकर के आपको आंसर मिलता है तो आप 1 दोनों पे, इन दोनों पे टिक करेंगे। या फिर तीनों को मिलाकर के आप करते हैं तो आप उस तीनों पे टिक करेंगे। ठीक है, तो सफिशिएंसी हमको क्या बताती है कि कहाँ से आंसर हमको मिल रहा है। जबकि रिडंडेंट डेटा का मतलब क्या होता है, रिडंडेंट का मतलब क्या होता है आप सबको पता होगा। रिडंडेंट का मतलब क्या होता है, फालतू। ठीक है, फालतू कह लीजिए या फिर कह लीजिए व्यर्थ का अगर कोई है। मतलब अगर आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको पहले स्टेटमेंट से ही आंसर मिल गया। ठीक है, बाकी के जो ये दोनों आपके स्टेटमेंट हैं, इनसे आपको आंसर नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, यहां से आपको आंसर नहीं मिल पा रहा है। तो जब भी डेटा रिडंडेंसी का प्रॉब्लम होगा, ऊपर साफ साफ लिखा होगा आपसे कि यहाँ पे आपको डेटा रिडंडेंसी निकालनी है या फिर आपको ये बताना है कौन सा डेटा रिडंडेंट है। रिडंडेंट आप शब्द बार बार सुन लीजिए और समझ लीजिए। ये जब आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, आपको गलत वाला ऑप्शन लगाना होगा जहां से आंसर आपको नहीं मिल रहा है। मतलब अगर इस पूरे ये तीनों स्टेटमेंट में से ये 2 और 3 को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो भी मैं आसानी से पहले ऑप्शन की हेल्प से आंसर को निकाल सकता हूं। मतलब कि वो डेटा अगर मैं बाहर निकाल दूं जिसको निकालने के बाद भी क्वेश्चन और आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वही हमारा आंसर होगा डेटा रिडंडेंसी में। तो यहाँ पे आपको मैं टोटल 5 प्रॉब्लम्स बताऊंगा। 3 प्रॉब्लम आपकी डेटा रिडंडेंसी पे होंगी। ये आपके लिए नया होगा और आपने अगर नहीं देखा है तो शुरुआत में समझना थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ के आ जाइए। आपको सीखना पड़ेगा इसको भी, ताकि आगे आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आप अच्छे से कर पाएँ। अगर आप कहेंगे तो इस पर मैं आपको और वीडियोस भी बना के दे दूंगा, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। और आखिरी के जो 2 प्रॉब्लम्स होंगे वो आपके कुछ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स कहूँ या फिर डिफरेंट प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्ट नहीं डिफरेंट प्रॉब्लम्स वो हैं, उनको भी हम देखेंगे कैसे उनका आंसर करना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिखा हुआ है, अ 25 मीटर लॉन्ग वायर इज कट इंटू 3 पीसेस, हाउ लॉन्ग इज द लॉन्गेस्ट पीस। कहने की कोई 25 मीटर की वायर है, उसको 3 पीस में काट दिया गया है, तो आपको बताना क्या है कि लॉन्गेस्ट पीस उसका कितना लंबा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको आंसर देखना है कहाँ कहाँ से आ सकता है। 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, फर्स्ट 2 एंड 3। ठीक है, अब देखिए पहला स्टेटमेंट अगर पढ़ता हूँ, क्या लिखा है, 2 पीसेज आर ईच 1 मीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट पीस। ठीक है, मान लीजिए लॉन्गेस्ट पीस में मान लेता हूँ कितना है, x है। तो कह रहे हैं कि दोनों पीस क्या है, ईच मतलब दोनों को दोनों ही 1-1 मीटर कम है। किससे, लॉन्गेस्ट पीस से। लॉन्गेस्ट पीस मान लिया x है, तो बाकी के दोनों पीस कितने हो जाएंगे, x माइनस में 1 और x माइनस में 1। ओके, अब इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, लॉन्गेस्ट पीस मतलब x की वैल्यू तो निकाल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे इक्वेशन भी एक है और यहाँ पे अननोन भी क्या है, x केवल एक है। एक इक्वेशन एक अननोन, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो आंसर निकाल भी सकते हैं। कैसे करेंगे, तीनों को जोड़ दीजिए और बराबर में कर दीजिए 25 मीटर, क्योंकि पता है तार की लंबाई कितनी है, 25 मीटर। तीनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ दिया मैंने, तीनों को बराबर में कर दिया 25 मीटर। 3x आ जाएगा और यहाँ पे -1 कितना हो जाएगा, -2।
आप पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 27। तो 3x इक्वल टू 27, तो x इक्वल टू 9 मीटर। तो देखिए आ गया, हमको 9 मीटर नहीं पूछा था, हमको केवल ये देखना था कि आंसर आ पाएगा कि नहीं, तो पहले वाले स्टेटमेंट का यूज करके हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे लिए ये आंसर सही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से हमको आंसर मिल रहा है, मतलब ये डेटा तो हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, फालतू का डेटा नहीं है, ये जरूरत वाला डेटा है, तो ये आंसर नहीं है। हमको फालतू वाला जो डेटा है वो देखना है कौन सा है। चलिए देखते हैं दूसरा वाला ऑप्शन। देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 पीसेस ऑफ द वायर ऑफ द सेम लेंथ। अगर मैं केवल दूसरे वाले को लूँ, कह रहा है कि 2 पीस हैं वायर के जो क्या है, सेम लेंथ के हैं। तो सेम लेंथ के वायर है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने ले लिया, ये ऐसे तार ले लिया, इनको दो जगह से कट कर दिया मैंने। ये मान लीजिए x हो गया, ये भी x हो गया, और ये क्या हो गया, y हो गया। मान लीजिए x और x आपके क्या है, आपके स्मॉलेस्ट लेंथ के हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 पीसेस ऑफ द वायर ऑफ द सेम लेंथ। तो अगर दोनों सेम लेंथ के हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि यहां से हमको इक्वेशन मिल सकता है क्या, 2x प्लस वाई बराबर में 25। ठीक है, ये इक्वेशन मिलेगा, दोनों तीनों को जोड़ लीजिए, क्या मिलना चाहिए, 25 मीटर के बराबर मिलना चाहिए। लेकिन अब देखिए यहाँ पे अननोन कितना है, x और y, और इक्वेशन कितना है, केवल एक। दो अननोन, एक इक्वेशन, आंसर मिल पाएगा? जी नहीं, बिल्कुल मिल ही नहीं पाएगा, मतलब दूसरे वाले से आपको आंसर नहीं मिल पा रहा है। चलिए तीसरे वाले को लेते हैं। द लॉन्गेस्ट पीस ऑफ द वायर इज 12.5% मोर देन द स्मॉलेस्ट पीस। कि लॉन्गेस्ट पीस कितना है, स्मॉलेस्ट पीस से 12.5% ज्यादा है। तो अब आप बताइए, यहां से आपको तीसरे वाले से आंसर मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है? जैसे देखिए यहाँ पे मैं ऐसे काटता हूं तार को, 3 पार्ट इसके मैंने कर दिए, एक x हो गया, एक y हो गया, एक z हो गया। मान लीजिए x क्या है, स्मॉलेस्ट है, y मीडियम वाला है, और z सबसे बड़ा है। ठीक है, तो अब यहाँ से कहने का मतलब क्या है कि x और z के बीच में आपको रिलेशनशिप बताया गया है कि अगर आप x का 112.5% निकाल दीजिए तो वो z के बराबर हो जाएगा। लेकिन अब फिर से वह यहाँ पे वो कंडीशन आ जाती है कि इक्वेशन तो केवल एक है लेकिन अननोन दो हैं, x और z। तो आंसर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब तीसरे वाले से भी आपको आंसर नहीं मिल पा रहा है। मतलब दूसरे वाले को चाहे हटा दीजिए चाहे तीसरे वाले को, आपका जो आंसर है या क्वेश्चन है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आंसर निकालने में इनका कोई भी योगदान नहीं है। ओके, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि अगर दूसरे और तीसरे को जोड़ दूं तो आंसर तो मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? देखिए दूसरा वाला क्या कहता है, 2 पीसेज हैं वायर के, वो क्या है, सेम लेंथ के हैं। तो यहाँ पे 2 पीसेज हैं, क्या है, सेम लेंथ के हैं। तो इसका मतलब क्या है, 2x प्लस वाई बराबर में क्या आ गया, 25। ओके, थर्ड वाला क्या कहता है कि लॉन्गेस्ट पीस क्या है, 12.5% मोर है। इसका मतलब क्या, दोनों सेम पीसेज हैं, तो चाहे किसी से भी आप रिलेशनशिप निकाल लीजिए। मतलब x का 112.5% निकालिए, कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन है, और यहाँ से आप निकाल सकते हैं x और y के बीच में रिलेशनशिप, उसको आप यहाँ पे रख दीजिए और आपको यहाँ पे दूसरे की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन ये सब क्या है, ख्याली पुलाव है। ठीक है, यहाँ पे 2 पीसेस जब सेम करने की बात कही गई थी तो हमको ये थोड़ी ना कहा था वो कि दोनों जो छोटे वाले पीसेस हैं वही सेम है। ये गलती हो सकती है, इसीलिए मैंने इसको बताया, कुछ लोगों के दिमाग में आ सकता है। आपको अपने से कुछ भी नहीं मानना है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं कहा 2 पीसेस कौन से सेम हो सकता है, ऐसा हो ना, मान लीजिए तार तो आपका कितना है, 25 मीटर का है पूरा तार, ये आपका ये ऐसे कटा हुआ है, ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, और ये आपका 5 मीटर है। ठीक है, 2 तार सेम लंबाई के हैं और एक तार आपका छोटा है। अब ये भी नहीं कहा कि लॉन्गेस्ट वायर केवल एक ही होगा। ठीक है, वो 2 भी हो सकते हैं। ओके, तो जहां पे कंडीशन आपको कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया, 100% आप श्योर नहीं है, तो उसको आप कैसे आंसर के तौर पे ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। ठीक है, मतलब इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके आप आंसर नहीं निकाल सकते हैं। बस इतना कहने का मेरा मतलब था। जैसे पिछले वाले वीडियो में कुछ लोगों ने कहा था कि कोई था उसमें ऑप्शन परसेंटेज का, तो कहा था 100 मान के कर लीजिए हो जाएगा। लेकिन 100 क्यों मानूं मैं? ठीक है, क्योंकि हमको कहा तो गया नहीं है। ठीक है, तो हम मान नहीं सकते अपने से। ओके, तो कहने का मतलब केवल इतना है। तो इसमें आंसर क्या होगा कि आप 2 और 3 को निकाल दीजिए बाहर और कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब 2 और 3 यहाँ पे कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं आंसर को निकालने में। तो अब यहाँ पे ऑप्शन आपको क्या टिक करना है, ओनली 1। ये ऑप्शन अगर डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन होता तो आप ऐड कर देते पहला वाला ऑप्शन, कि केवल पहले वाले आंसर से ही आपको ये ऑप्शन से केवल आंसर मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे हमको डेटा रिडंडेंसी दिखानी है, ये दिखाना है कि कहाँ से आंसर हमको नहीं मिल रहा है। मतलब जिसको आप निकाल ये तो कोई मतलब नहीं होता है। तो पहले वाले को निकाल देंगे तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, फिर आंसर ही नहीं आएगा, मतलब ये ऑप्शन आपका गलत है।
केवल दूसरा वाला है क्या ऐसा रिडंडेंट डेटा है फालतू का, तो केवल दूसरा वाला नहीं तीसरा वाला भी तो है, तो भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। फिर क्या है आइदर वन, जब आइदर वन ला दिया, वन जहां पे आ जाएगा वो तो पहले से गलत, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। डी वाला ऑप्शन क्या है ओनली 2 and 3। हाँ, डी वाला ऑप्शन क्या कहता है कि 2 और 3, केवल 2 और 3 को आप निकाल दीजिए बाहर और आपका जो आंसर है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर आसानी से आपका आ जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन ही आपका क्या होगा, सही होगा। इस पर टिक करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। शुरुआत में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी समझने में, दिमाग को सेट करना पड़ेगा, लेकिन 1-2 क्वेश्चन आप और कर लेंगे इस पर तो थोड़ा सा आसानी आपको हो जाएगी। फिर इस पर आप 4-5 क्वेश्चन कर लीजिए और आसानी आपको हो जाएगी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब देखिए क्या है, व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स की मंथली इनकम निकालनी है आपको। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा हुआ है, मिस्टर एक्स स्पेंड्स 85% ऑफ हिज इनकम ऑन वेरियस आइटम्स एंड रिमेनिंग अमाउंट इज सेव्ड। कह रहे हैं कि मिस्टर एक्स 85% तो अपनी इनकम का खर्च कर देते हैं। ये वाला वही वाला प्रॉब्लम है जैसे मैं कह रहा था। अब कुछ लोग कहेंगे हम 100 मान लेते हैं, 100 का 85% खर्च कर देते हैं, तो अब बचा कितना, 15 रुपये बचा है। ठीक है, तो आप ये 100 मान लिए ना पहले ही, आपको यही तो इनकम निकालनी है भाई, कितनी इनकम है, आपको कुछ भी मानना होना नहीं है। ठीक है, तो अगर केवल मैं स्टेटमेंट 1 को लूँ, मिस्टर एक्स 85% स्पेंड कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, और बाकी का जो 15% है वो सेव करते हैं, तो यहाँ से केवल पहले वाले को लेकर के मुझे आंसर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, दूसरे वाले को लीजिए, क्या है मंथली सेविंग कितनी है, 4500 रुपये है, तो केवल सेविंग पता है, अब कितने परसेंट है कितने नहीं कुछ नहीं पता, तो केवल दूसरे वाले को लेकर के भी आपको आंसर नहीं मिल पाएगा। तीसरे वाले को लेते हैं, आउट ऑफ द टोटल मनी स्पेंड बाय मिस्टर एक्स इन अ मंथ 1/5 इज स्पेंड ऑन फूड एंड रिमेनिंग अमाउंट 20,400 ऑन अदर आइटम्स। हाँ, यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया, देखिए करेंगे टोटल जितना रुपए उन्होंने या जितना परसेंट उन्होंने खर्च किया, उसका 1/5 तो उन्होंने कहाँ पे, फूड पे लगा दिया। ठीक है, बाकी का जो बचा हुआ था वो 20,400 रुपये उन्होंने अदर आइटम्स पे खर्च किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि 1/5 हिस्सा तो उन्होंने कहाँ पे लगा दिया, फूड पे लगा दिया, तो अब बचा कितना हिस्सा, 4/5 हिस्सा बचा है। 4/5 हिस्सा बराबर कितना है, 20,400 के आपके बराबर ये है। 4/5 अगर 20,400 के बराबर है तो टोटल इन्होंने कितना रुपए खर्च किया होगा आप निकाल सकते हैं, आसानी से आप निकाल सकते हैं, तो वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, 4/5 की वैल्यू आपको पता है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, x मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आसानी से आप निकाल सकते हैं। 20,400 गुणे में 5/4 आ जाएगा, 4×5 = 20, 4×1 = 4 और ये आपका 2 0, 5 से गुणा कर लीजिए, 0 0, 5×1 = 5, 5×5 = 25, 25,500 आपका आ गया। ये आपका क्या आ गया, टोटल एक्सपेंस आ गया। ध्यान रखिएगा, इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम का मतलब होता है एक्सपेंस प्लस में सेविंग। यहाँ पे अब अपने से नहीं मान लेना है, अपने वाला काम नहीं करना कि सेविंग मान लेते हैं सर 0 है, क्यों मान लें, दिया गया है, नहीं दिया गया है ना, तो क्यों मानेंगे, नहीं मानेंगे। तो अब यहाँ पे इनकम का मतलब क्या होता है कि कितना आपने खर्च किया और कितना बचा है, दोनों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे केवल खर्च का हमको पता चलता है, कितना सेव किया ये नहीं पता चलता, तो इनकम नहीं निकल पाएगी। तो ना तो पहले से निकलती है, ना तो दूसरे से, ना तो तीसरे से। मतलब क्या, तीनों फालतू हैं, अभी नहीं, रुकिए, आप पहले और दूसरे को कंबाइन करिए। ठीक है, कंबाइन वाला केस जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, तो पहले और दूसरे को कंबाइन करिए तो क्या मिलता है कि 85% वो खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा, 15% बचाता होगा। और ये 15% की वैल्यू आपको यहाँ पे पता है कि सेविंग कितनी है, 4500 रुपये में सेविंग है, मतलब 15% की वैल्यू कितनी है, 4500 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, x के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x की वैल्यू 30,000 आ जाएगी। इतना तो आप मेरे ख्याल से कर लेंगे, x की वैल्यू निकालिए, खैर ना निकालिए, लेकिन x की वैल्यू मतलब x क्या है, यहाँ पे इनकम है। ठीक है, 15% आपकी सेविंग हो गई, तो 100% आपकी पूरी इनकम ही हो गई, जिसका 85% खर्च किया है उसने, तो x की वैल्यू आपको 30,000 मिलेगी, मतलब 30,000 रुपये वो कमाता है। इनकम पता चल गई पहले और दूसरे को लेकर के, जी हाँ पता चल गई, मतलब पहले और दूसरे आंकड़े जरूरी हैं आंसर को निकालने के लिए, इन्हें आप रिडंडेंट नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए दूसरा और तीसरा अगर कंबाइन करें तो देखिए, तीसरे से तो हमको ये पता चल गया है ना, कि तीसरे से हमको पता चल गया है 25,500 कितना है एक्सपेंस है। दूसरे से पता चल जाएगा सेविंग कितनी है, 4500 रुपये, वो आप इसमें जोड़ दीजिए, बस 4500 इसमें जोड़ दीजिए, फिर से आपको क्या मिल गया, 30,000 रुपये। इनकम पता चल गई, मतलब दूसरे और तीसरे को भी, मतलब तीसरा भी आपका आंसर निकालने में अपना योगदान कर रहा है, मतलब रिडंडेंट नहीं होगा। ठीक है,
अब पहले और तीसरे को अगर आप ले लीजिए, पहले और तीसरे को ले लीजिए तो कुछ मिलेगा क्या? मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 85% वो पूरा खर्च करता है और 85% की वैल्यू कितनी है? 25,500। ये हमने एक्सपेंस टोटल निकाला था। तो आप 100% निकाल सकते हैं क्या? ठीक पहले वाले की तरह। तो पहले और तीसरे को लेकर के भी आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब क्या है यहाँ पे, आप कोई भी दो यहाँ पे स्टेटमेंट ले लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे रिडंडेंट डेटा की अगर बात की जाए तो अब आपको यहाँ पे ऑप्शन पे जाना पड़ेगा कि ऑप्शन कैसे आपके यहाँ पे कस्टमाइज किए गए हैं आपके लिए। ओके, और उस पर ध्यान देकर के आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कि आपका सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ए वाला ऑप्शन क्या कहता है? ओनली टू, कि कह रहा है कि केवल दो वाला जो डेटा है वो क्या है? आपका रिडंडेंट है। तो अगर आप केवल सिंगल सिंगल जाइए तो आपके तीनों ही डेटा आपको रिडंडेंट मिलते हैं। केवल दो क्यों? पहले वाले को लेकर आंसर निकाल सकते हैं क्या सिंगली? नहीं। तीसरे वाले को लेकर निकाल सकते हैं क्या आंसर? नहीं। ओके, मतलब तीनों ही क्या है? रिडंडेंट है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ओनली लगा हुआ है, ये मैटर आपका कर रहा है ओनली। बी वाला क्या कहता है? ओनली वन, कि केवल पहला वाला डेटा रिडंडेंट है, बाकी का दूसरा और तीसरा तो आंसर निकाल लेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पहला वाला डेटा रिडंडेंट अगर है तो दूसरा और तीसरा भी रिडंडेंट है। क्यों? दूसरे और तीसरे इंडिविजुअल से आंसर आपका नहीं मिल पाता है। तो ये भी गलत हो गया। सी वाला ऑप्शन क्या कहता है? ओनली आइदर टू और थ्री। कह रहा है ओनली आइदर टू और थ्री। यहाँ पे जो आइदर वाली कंडीशन है समझने की जरूरत होगी। यहाँ पे आइदर टू और थ्री का मतलब क्या होता है ये समझने की कोशिश करिएगा, क्या कहने का मतलब है। अब यहाँ पे आपको मैं कहता हूँ सपोज कर लीजिए, मतलब यहाँ पे पहले तो बताया क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको कुछ भी सपोज नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन समझाने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ सपोज कर लीजिए कि आपको दूसरे से भी आंसर मिल गया होता और तीसरे से भी इंडिविजुअली, मतलब केवल अगर मैं दूसरे स्टेटमेंट को देखता तो उससे भी आंसर मिल गया होता और केवल अगर मैं तीसरे को देखता तो उससे भी आंसर मिल गया होता। तो इस केस में क्या होता? ये सी वाला ऑप्शन आपका सही होता। क्या? कि या तो आप दो को निकाल दीजिए या तो तीन को निकाल दीजिए, क्योंकि दोनों से अलग अलग हमको आंसर आसानी से मिल जा रहा है। तो दोनों को रखने की जरूरत नहीं, या तो दो को निकाल दीजिए या तो तीन को निकाल दीजिए। दोनों को रख के कोई भी मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि दोनों से कुछ अलग अलग आंसर मिल रहा है या फिर दोनों को लेकर ही आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो इस केस में आप सी वाला ऑप्शन को टिक करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? आइदर टू और थ्री की कंडीशन यहाँ पे लागू नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं कि अगर मैं दो या तीन में से किसी एक को निकाल दूंगा तो आंसर मुझे मिल जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। डी क्या करे? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कैन नॉट बी डिटरमाइंड का मतलब क्या है? कि इनकम निकाली नहीं जा सकती, जबकि हमने देख लिया इनकम तो निकाली जा सकती है। मतलब डी वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? नन ऑफ दीज। ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्यों? ऊपर के चार गलत हो गए, मतलब ये वाला ऑप्शन ही आपका सही होगा। तो ये आपका यहाँ पे बेस्ड किस पे था? ऑप्शन पे था। ऑप्शन आप अगर थोड़ा सा भी गलती कर गए होते फिर आप ये नहीं कर पाते। ओके, यहीं पे अगर सी वाला ऑप्शन कस्टमाइज करके ऐसा लिखा गया होता आइदर वन और टू और थ्री, ऐसे करके अगर लिखा गया होता तो कुछ यहाँ पे बात बनती कि यहाँ पे या तो आप पहले को निकाल दीजिए या तो दूसरे को या फिर तीसरे को, इनमें से किसी एक को आप निकाल दीजिए तो भी आप आंसर आसानी से निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन केवल दो और तीन का मतलब क्या है? कि इन दोनों को आप केवल निकाल दीजिए। पहला वाला तो आपका सफिशिएंट है आंसर देने के लिए, जबकि ऐसा है नहीं। ओके, पहला वाला भी आपका डेटा अपने आप में इंडिविजुअली रिडंडेंट है, तो आपको उसकी भी जरूरत पड़ेगी आंसर को निकालने के लिए। केवल दो और तीन ही फालतू के डेटा नहीं है। ओके, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए क्या है? इज द एवरेज ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ फोर गिवन नंबर ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ द फोर नंबर्स। बहुत ही ज्यादा दिमाग को पजल करने वाला क्वेश्चन है। दो चार बार आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो करना कैसे है? जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, एवरेज फेवरेज कुछ भी पूछे, नेचुरल नंबर होल नंबर कुछ भी दिया रहे, तो गिवन कंडीशन को आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर कहता है नेचुरल नंबर है, प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है, तुरंत उसको आप वैसे बना लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है तो मैं ले लेता हूँ कि आपके कोई भी यहाँ पे नंबर क्या हो जाएंगे, मान लीजिए ए बी सी डी। ठीक है, ये आपके क्या हो गए? चार नंबर आपके हो गए। ओके, ये आपके क्या है? बढ़ते हुए क्रम है, मतलब सबसे छोटा ए है, फिर बी, फिर सी, फिर डी। डी आपका क्या है? सबसे बड़ा है। ओके, इस तरीके से मैंने इन नंबर को लिखा हुआ है। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, क्या कह रहा है? इज द एवरेज ऑफ द लार्जेस्ट। लार्जेस्ट कौन सा है? डी। मैं इसे लिख लूंगा, जैसे जैसे पढ़ूंगा वैसे वैसे लिख लूंगा। एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द फोर गिवन नंबर्स। एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द फोर मतलब क्या? ए। एवरेज पूछा है तो डी प्लस ए बटे में क्या करेंगे? दो, क्योंकि दो ही नंबर हैं तो एवरेज के लिए दो से भाग करेंगे। इज नंबर ग्रेटर देन, ग्रेटर देन मतलब ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ द फोर नंबर्स, मतलब इन चारों के एवरेज से क्या
ज़्यादा है? आपको ये बताना है क्या ऐसा है, यहाँ पे सॉरी 2 नहीं 4 होगा क्योंकि 4 नंबर्स हैं, ठीक है। तो आपको बताना क्या ऐसा है सही में। अब चाहे तो आप इस 2 से इसको काट सकते हैं, तो आपका ये कुल मिला के a प्लस डी ग्रेटर देन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बताना क्या ऐसा है, और ये आपको बताना कहाँ से है, ये गिवन जो 3 स्टेटमेंट्स हैं इनके आधार पे आपको बताना है। चलिए देखते हैं, पहला स्टेटमेंट लेते हैं, क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट नंबर। अब ध्यान से देखिएगा, जैसा बोला है उसको तुरंत उसी समय लिख लीजिए। द डिफरेंस क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट नंबर क्या है डी, पहला वाला स्टेटमेंट ले रहा हूं, ठीक है। तो लार्जेस्ट क्या है डी, एंड सेकेंड लार्जेस्ट क्या है सी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज लेस देन, लेस देन का मतलब क्या, ऐसा साइन, देन द डिफरेंस, यहां भी क्या है डिफरेंस, बिटवीन द सेकेंड लार्जेस्ट क्या है यहाँ पे सी है, तो सी माइनस में, क्योंकि डिफरेंस पूछा है, सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या है बी है, सी माइनस में बी। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या ये आपको इसका आंसर मिलता है क्या। तो देखिए अब यहाँ पे जो माइनस वाले इनको आप पक्षांतर कर लीजिए, तो सी आपका दूसरी तरफ जाएगा और यहाँ से बी इस तरफ आएगा, तो बी प्लस डी इज लेस देन 2c। अब यहां से आपको क्या इसका जवाब मिल पाता है क्या, तो नहीं मिल पा रहा है। अब अगर आप कुछ यहाँ पे ऐड भी करना चाहें तो आपको आंसर नहीं मिल, मान लीजिए यहाँ पे b और d है, यहाँ पे देखिए b और d है, आप सोचिए कि a और c यहाँ पे मिसिंग है, तो आप a और c दोनों तरफ अगर जोड़ भी दीजिए तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तरफ क्या है a प्लस डी है, यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो a प्लस 3c हो जाएगा, जबकि यहाँ पे d आने का कोई भी चांस नहीं है। मतलब पहले वाले को लेकर के आप इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। चलिए गलत हो गया पहला वाला, कोई बात नहीं। दूसरा देखते हैं क्या, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट, फिर भी यहाँ पे डिफरेंस पूछा गया है किसमें, लार्जेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट। दूसरा वाला मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, लार्जेस्ट क्या है डी, सेकेंड लार्जेस्ट क्या है सी, इज ग्रेटर देन का मतलब क्या, ग्रेटर देन द डिफरेंस, यहाँ भी डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड स्मॉलेस्ट कौन सा है बी, एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट क्या है ए, ये आपका ग्रेटर है। अब इसको लेकर के फिर से हम वही करेंगे, माइनस माइनस वाले पक्षांतर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा a प्लस में d इज ग्रेटर देन b प्लस में c। ओके, अब देखिए a प्लस में d एक तरफ आ गया, एक तरफ वाला आंसर मिल गया आपको, तो आप क्या करिए, दोनों तरफ a प्लस डी ऐड कर दीजिए, मतलब इस तरफ भी आप a प्लस डी ऐड कर दीजिए, तो a प्लस डी ऐड कर दिया भाई, इधर भी a प्लस डी, तो इधर भी a प्लस डी ऐड कर दिया, ठीक है। ये सेम कहानी वैसे ही है, जैसे यहाँ पे अगर आप इससे लिखा रहे कि 4 इज ग्रेटर देन 2, अगर मैं कहता हूँ दोनों तरफ आप 1 ऐड कर दीजिए, हम दोनों तरफ सेम काम कर रहे हैं, इधर भी हमने 1 ऐड कर दिया और इधर भी हमने 1 ऐड कर दिया, चिन्ह के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 ग्रेटर देन 3 रहेगा, ठीक है, ट्रू रहेगा हमेशा ही जब सेम कहानी यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ से आया क्या, एक तरफ तो हमको ए बी सी डी दोनों मिल गया, और यहाँ पे a प्लस डी का मतलब क्या हो गया, 2 ब्रैकेट में a प्लस ये d हो जाएगा, और ग्रेटर देन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो यहाँ से देखिए ये वाला 2 आपका इधर आएगा, अगर गुणा में है इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये बटे में 2 हो जाएगा, यहाँ से हटा देता हूँ, बटे में 2। तो देखिए दूसरे वाले को लेकर के हमने जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था उसको प्रूव कर दिया है कि हाँ, दूसरे वाले स्टेटमेंट के थ्रू हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा होता है, ठीक है। मतलब दूसरे वाले से हमको आंसर मिल गया है, और केवल दूसरे वाले से मिला है, पहले वाले की कहीं पे जरूरत भी नहीं। चलिए अब थर्ड वाला पढ़ते हैं, क्या है आपका, क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, यहाँ पे स्मॉलेस्ट नहीं है आपका सेकेंड स्मॉलेस्ट है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा कि डिफरेंस क्या है, लार्जेस्ट और सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर का जो डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ तीसरे के लिए, लार्जेस्ट नंबर डी है और सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या है बी है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है ग्रेटर देन द डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर क्या है सी, एंड स्मॉलेस्ट नंबर सी माइनस ए, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर लेंगे, तो आप देखिए माइनस ए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस में डी, बी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन c प्लस में b। देखिए यहाँ पर भी वही कंडीशन मिल गई जो हमको यहाँ सेकंड वाले में क्या मिली थी, यहाँ पे a प्लस में डी ग्रेटर देन b प्लस में c, वही हमको यहाँ पर भी मिल गई। मतलब इसमें भी हम वही करेंगे, a प्लस डी दोनों तरफ जोड़ देंगे और फिर से हमको आंसर मिल जाएगा। मतलब तीसरे वाले से भी हमको आंसर मिल जा रहा है, मतलब दूसरे वाले अलोन से आंसर मिल जा रहा है, तीसरे वाले अलोन से आंसर मिल जा रहा है, पहले वाले
से हमको आंसर नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको 2 आपको मिल रहे हैं जिनसे हमको आंसर मिल जा रहा है। मतलब इसमें अगर देखा जाए फालतू का डेटा क्या है, तो पहला वाला आप किसी के साथ आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। मतलब पहला वाला जो आपका स्टेटमेंट है वो तो आपका फालतू है, मतलब वो आपका रिडंडेंट है ही। लेकिन इसमें देखिए दूसरा और तीसरा भी आपका सही है, आपस में एकदम सही है। तो इसका मतलब क्या, दूसरे और तीसरे में से केवल एक की जरूरत पड़ेगी आंसर निकालने के लिए, दोनों की नहीं है, केवल एक की। ओके, अगर ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते, मतलब दूसरे को लेकर के तीसरे पे आना पड़ता है या तीसरे को लेकर के दूसरे पे जाना पड़ता तब आंसर निकलता, तब दोनों की जरूरत थी। लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअली ही दोनों आंसर को निकालने में सक्षम है, इसलिए केवल एक की जरूरत है, इसमें से एक को आप निकाल दीजिए। तो ऑप्शन देखिए ओनली वन नहीं, गलत है। ज्यादातर लोग ओनली वन कर देते हैं, सोचते हैं दूसरा और तीसरे से आंसर मिल रहा है, तो ओनली वन केवल पहला वाला ही गलत होगा। जबकि हमको रिडंडेंट निकालना है, मतलब क्या, जितने फालतू की चीजें सारी निकाल देनी है। ठीक है, हमको केवल एक ऐसा बता दीजिए जहां से आंसर हमको मिल जाए। तो पहला वाला तो है ही जहां से हमको आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है, वो खराब ही है। दूसरे और तीसरे में केवल एक की जरूरत है, बस दोनों की जरूरत नहीं है। फिर क्या है बी वाला, आइदर 2 और 3। हाँ, आइदर 2 और 3 कि आइदर 2 को निकाल दीजिए या तो 3 को निकाल दीजिए। तो एक तो आपका बाकी रह ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 का नाम नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि 1 तो आपका जाहिर सी बात है फालतू ही है, तो ये भी आपका गलत हो गया। सी वाला देखिए 1 एंड, देखिएगा 1 मतलब 1 को लीजिए, एंड एक को तो निकालिए ही, साथ में आइदर 2 और 3, ये आपका एकदम सही है। मतलब एक को तो आप बाहर निकाल ही दीजिए, साथ में 2 या 3 में से किसी एक को निकाल दीजिए, तो भी आपका डेटा क्या रहेगा, एकदम सुरक्षित रहेगा और आंसर आप आसानी से निकाल पाएंगे, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, एकदम सही होगा। डी वाला देखिए क्या, एनी टू ऑफ देम। एनी टू ऑफ देम का मतलब कि तीनों में से कोई भी 2 निकाल दीजिए, आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर आप देखिए कि मान लीजिए इन दोनों में से मैं 2 और 3 को निकाल दूं, 2 और 3 को निकाल दूं तो आंसर आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा। क्यों, क्योंकि दूसरा और तीसरे से ही हमको आंसर मिल रहा था इंडिविजुअली, दोनों को निकाल दिया। एनी बोला है ना, एनी का मतलब क्या, कोई भी 2 निकाल दीजिए, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही है। तो डेटा रिडंडेंसी में ध्यान रखिएगा कि हमको वो डेटा निकाल देना है जो कि हमारा फालतू है, जो कि आंसर निकालने में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, उसको हम बाहर निकाल देते हैं। डेटा सफिशिएंसी में वो डेटा लेते हैं जिससे हमको आंसर मिल रहा है। दोनों के बीच में कॉमन सा डिफरेंस है, ज़्यादातर जगह पे आपको सीखने को नहीं मिलता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो इसके ऊपर एक वीडियो और मैं लेके आऊँगा, जो कि आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे टाइम स्पीड हो गया या फिर टाइम वर्क हो गया, उस पर भी क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अलग है, ये भी आपका आए हुए क्वेश्चन हैं, कैट वगैरह में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या है लिखा, प्लीज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेंटेंस केयरफुली। 3 सेंटेंस आपको लिखेंगे, करेंगे, इनको ध्यान से आप पढ़िए। और ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन में आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन निकालना है, मतलब तीनों को देखना है क्या लिखा गया है, फिर इसके आधार पे बताना है कि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, या फिर दूसरा करेक्ट है, या फिर तीसरा करेक्ट है, या फिर पहला और दूसरा करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है, या फिर नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो इनमें से आपको देखना होगा कि जो यहाँ पे लिखा गया है और कुछ नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पे ऊपर ना तो ये लिखा रहेगा कि डेटा कौन सा सफिशिएंट है या फिर कौन सा इसमें रिडंडेंट है, केवल इतना ही क्वेश्चन है, प्लीज रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली, और उसके बाद आपको बताना है ऐसे। ठीक है, चलिए पहला पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, 103 एंड 7 आर द ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1 4 टाइम्स 0 2 7। मतलब ये आपका जो संख्या लिखी हुई है, इसके केवल प्राइम फैक्टर्स 103 और 7 हैं, मतलब इन दोनों को छोड़ के और इसके फैक्टर में कोई प्राइम नंबर आएगा ही नहीं, ये आपको बताना है। फैक्टर हो सकता है लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं होगा, ये इस बात की यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये बात पक्की है। तो ये सही है या गलत है, इसकी सत्यता को आपको चेक करना होगा। तो कैसे करेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे 1 लिखेंगे, आपका 4 टाइम्स क्या है 0 है, ये 2 7, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 7 से। ठीक है, 7 से, क्योंकि 7 क्या है इसका फैक्टर है, तो 7 से अगर मैं भाग दूंगा तो चला जाएगा कि नहीं, हाँ चला जाना ही चाहिए। तो 7 से भाग देता हूँ, कितना हो जाएगा ये, 7 एकम 7 होगा, 3 बचेगा, 7 चौका 28 होगा, 2 बचेगा, 7 दूनी 14 होगा, 60 होगा, 7 8 56 होगा, 4 बचेगा, 7 छंग 42, 7 एकम 7, पूरा कट गया। फैक्टर अगर नहीं होता तो नहीं कट पाता। फिर इसे मैं 103 से भाग देता हूँ, क्यों, क्योंकि 103 भी इसका क्या है, फैक्टर ही है। 103 एक बार जाएगा, कितना हो जाएगा 103, और बचेगा कितना 39, तो ये कितना हो जाएगा 39 कैरी फॉरवर्ड होगा, कितना हो जाएगा 398। तो अब 103 कितनी बार जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार जा सकता है, तो कितना हो जाएगा ये 303। 398 में से आप 303 को अगर आप घटाएंगे तो
यहाँ पे देखिए 398 होगा और ये आप कितना हो जाएगा 309। अब आप इसे अगर माइनस करते हैं तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी 89। 89 आपका कैरी फॉरवर्ड होगा 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 896। तो ये 103 कितनी बार जा सकता है 8 बार जा सकता है। तो 8 बार ले जाइए कितना हो जाएगा 8 तियाँ 24 और 824। तो 896 और 824 आप माइनस कर लीजिए कितना आ जाएगा 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा आपका 2 बचेगा और 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा 72 बचा। कैरी फॉरवर्ड होगा कितना हो जाएगा 721 हो जाएगा। तो 7 बार ले जाइए 7 तियाँ 21 7 कम 7 पूरा कट जाएगा 7 बार में तो कितना आ गया 1387 आ गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी कि अब हमको चेक करना होगा कि 1387 क्या किसी और प्राइम नंबर से कटता है क्या। तो आपको अब चेक करना होगा, ठीक है। तो ये स्टेप आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो आपको पता है 2 से नहीं जाएगा, ठीक है। 2 से पूरा का पूरा कट नहीं होगा, 2 से नहीं होगा 3 से चेक कर सकते हैं, 3 चौके 12 होगा और ये कितना हो जाएगा 3 छंग 18 3 दूनी 6। 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाने का कोई सवाल ही नहीं है और 7 से तो डिविजिबल ये है ही या फैक्टर इसका है ही, ये आपको पता है। 11 से आप चेक कर सकते हैं, 11 कम 11 2 बचेगा, 11 दूनी 22 67 हो जाएगा, ये 11 से भी नहीं जाएगा। 13 से इसी तरह चेक कर सकते हैं, 13 कम 13 और 87 होगा, नहीं जाएगा। फिर आप 13 के बजाय फिर किससे चेक करेंगे 17 से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 17 से आप चेक करिए, 17 से भी आपका ये नहीं जाएगा। फिर आप 19 से चेक करिए। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं और आपको ये समझ के रखिए, आप एग्जामिनर को भी पता होगा कि आप की लिमिट कहाँ तक है चेक करने की। तो वो जो आपका जो नंबर होगा वो आपका 30 से अंदर ही आपको मिल जाना है, ठीक है। तो वहीं तक आपको चेक करना होगा और एक भी अगर आपको 30 के अंदर नहीं मिलता है तो आगे आप बढ़िए ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। फिर इस तरह के क्वेश्चन को फिर आप स्किप कर दीजिए। मेरी मानिएगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप स्किप कर दीजिएगा, सबसे लास्ट में करिए, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा यहाँ पे आपको एक एक नंबर चेक करने के। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप वो लगा सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से। चलिए यहाँ पे आंसर आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एक फैक्टर इसका और मिलेगा जो कि क्या होगा 19 होगा, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से हो सकता है। क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल? जैसे आपको दिखाना है कोई भी नंबर 19 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो ऐसे सबके साथ होता है कि 7 का भी होता है, 13 का भी होता है, 17 का भी होता है, 19 का भी होता है। सबके लिए डिविजिबिलिटी रूल आपका फिट होता है, ठीक है। आपको हो सकता है पता हो, नहीं पता हो सकता है। तो 19 के लिए क्या करना होता है कि जो भी आपका यहाँ पे यूनिट डिजिट है उसको आप 2 से गुणा करिए और बाकी का जो बच जाता है उसमें आप जोड़ लीजिए। जैसे यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 7, 7 दूनी 14, तो 14 अब इसमें जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा ये, तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 152। फिर से जो यूनिट डिजिट हो रहा है उसको 2 से गुणा करिए और बाकी में जोड़ लीजिए, 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा 15 और 4 19। जहाँ पर भी आपको 19 मिल गया मतलब वो आपका 19 से डिवाइडेड है। 19 से नीचे चला गया, अगर 19 से नहीं कटा तो ये आपका 19 से डिवाइड नहीं हो सकता है, उसका फैक्टर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे तो हमको 19 मिल गया, मतलब अगर 19 से मैं काटूं तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो ये कंडीशन जो दी गई है कि ओनली प्राइम फैक्टर्स हैं 103 और 7, तो ये क्या हो गया गलत, क्योंकि 19 भी हमको मिल गया जो कि इसका प्राइम फैक्टर है। इसी तरह और भी इसके निकल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितनी देर तक इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या है। देखिए ये आपका अंडर रूट नहीं है, ये क्या है आपका यहाँ पे 1/6 है पावर, ठीक है। और ये क्या है 6 फैक्टोरियल लिखा गया है और ये ग्रेटर है किसके 7 फैक्टोरियल के 1/7 पावर के। अब यहाँ पे आप या तो क्या कर सकते हैं कि 6 फैक्टोरियल करिए, फिर उसके बाद उसकी 1 पावर 1/6 करिए, फिर चेक करिए दोनों के लिए। तो ऐसा काम तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप कर नहीं पाएंगे। इतना लंबा अगर आपसे कहेगा करने के लिए तो आप कर नहीं पाएंगे। तो इसमें आपको कुछ ना कुछ दिमाग लगाना होगा कैसे इसको करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको क्या हो जाएगा ये फैक्टोरियल में 6 और ये आपका 6 ग्रेटर देन ये आपका कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 7, ठीक है। तो इसे अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं फैक्टोरियल 6 और ये पावर 1/6। ठीक उसी तरह जैसे अगर लिखा रहता है √2 तो इसका मतलब क्या होता है पूरे की पावर 1/2 ग्रेटर देन ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल में 7 और पूरे की पावर 1/7, ठीक है। इसे आप इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब अगर इनको आप बदल लीजिए तो 7 ऊपर इधर चलाएगा और 6 ऊपर इधर चलाएगा। ये तो मेरे ख्याल से आता होगा आपको कि फैक्टोरियल 6 और ये 7 मैं इधर लिख सकता हूँ ग्रेटर देन फैक्टोरियल 7 और ये 6 इधर ऐसे लिख सकता हूँ। अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ में आया तो इसको आप एक एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे देख सकते हैं क्या कि अगर मैं ऐसे लिख दूँ 16 की पावर में 1/4 इज लेस देन, ठीक है, इज लेस देन 9 की पावर में
1/2। चलिए ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ। तो अब यहाँ पे यही काम हम करें, क्या हो जाएगा, ये 16 की पावर में ये आपका हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 9 की पावर में 4। अगर आप इसको ओपन कर लीजिए, 16 की पावर में 2 का मतलब कितना होगा 256, और 9 की पावर में 3 ही कितना होता है 729। 4 कर देंगे तो उससे भी बड़ा होगा, मतलब 729 से भी बड़ा होगा। तो जाहिर सी बात है, आपको दिख रहा है क्या है, एकदम सही है। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम क्या करें, इसको आपका क्या है 6 की फैक्टोरियल है और इसकी पावर 7 है, तो हम 6 का फैक्टोरियल निकाल के उसकी पावर 7 करने का प्रयास नहीं करेंगे। हम इसको क्या करें, पावर में अगर कोई भी नंबर लिखा रहे, जैसे ऐसे लिखा रहे 2 की पावर में 3, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू में 2 की पावर में 2, क्योंकि गुणा ही होता है तो पावर आपकी जुड़ती है। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, फैक्टोरियल में 6 इंटू में, अब एक 6 अगर मैंने यहाँ पे बाहर निकाल लिया है, फैक्टोरियल में एक 6 बाहर निकाल लिया है, तो अब अंदर में फैक्टोरियल कितना 6 बचा रह गया, 6 की पावर में 6। अब फैक्टोरियल के लिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं दूसरे के लिए, कि आपको पता होगा कि अगर कहीं पे लिखा रहे 5 फैक्टोरियल, इसमें से अगर मैं 5 बाहर निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा 5 गुणे में 4 फैक्टोरियल बचेगा, ठीक है। तो यही काम हम यहाँ पे करते हैं कि 7 की पावर में 6 बाहर निकाल लेते हैं। तो एक अगर 7 की पावर में 6 बाहर आ गया तो इसमें से एक घट जाएगा, 7 में से एक घट जाएगा, कितना हो जाएगा फैक्टोरियल में 6 और इसकी पावर 6। देखिए फैक्टोरियल पावर 6 यहाँ कट जाएगा और ये कट जाएगा। अब क्या बच गया, फैक्टोरियल में 6 इज ग्रेटर देन 7 की पावर में 6। अगर ऐसा है क्या, तो आप देख लीजिए ऐसा हो रहा है क्या। देखिए आप फैक्टोरियल 6 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, तो 6 गुणे में 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1 ग्रेटर होगा क्या 7 की पावर 6 से। तो आपको दिख रहा होगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्यों, आप इसको अगर गुणा भी कर लीजिए 720 मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखिए तो 7 गुणे में 3 कितना होता है 343, फिर से उसमें आप 7 में गुणा कर दीजिए 2000 के पार वो पहुंच जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन गलत है, मतलब जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो भी क्या है आपका गलत है, ओके, वो भी आपका फॉलो नहीं होता है। चलिए अब तीसरा स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, क्या है, इफ आई ट्रेवल 1/2 ऑफ माई जर्नी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ x किलोमीटर एंड इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर मी टू अटेन एन एवरेज स्पीड ऑफ 2x किलोमीटर पर आवर फॉर द जर्नी। कह रहे हैं कि अगर मैं अपनी यात्रा आधी यात्रा x किलोमीटर पर आवर की गति से करता हूँ तो मेरे लिए इम्पॉसिबल होगा पूरी यात्रा 2x किलोमीटर पर आवर से मैं कर पाऊँ, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि मान लीजिए कि ये आपकी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, ए पॉइंट है और ये क्या है बी पॉइंट है, कि मान लीजिए ए से बी तक जाने में उनको x किलोमीटर लग रहा है, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर की रफ्तार एवरेज स्पीड से वो जा रहे हैं। तो लौट किससे रहे ये नहीं पता है, लेकिन कह रहे हैं कि ये मेरे लिए इम्पॉसिबल होगा कि मैं 2x की एवरेज स्पीड से लौटूं, मतलब 10 से जा रहे हैं तो एवरेज स्पीड अगर निकालूं तो वो 2x आए। चलिए हम मान लेते हैं यहाँ से जाने की स्पीड उनकी कितनी है x किलोमीटर पर आवर की, तो लौटने की स्पीड मान लेते हैं कितनी होगा जाएगी y किलोमीटर पर आवर की, ठीक है, सेम होगी, ये हमको पता नहीं है, अपने से एज्यूम नहीं करना है। डिस्टेंस जब आपका सेम होता है तो हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या लगता है, वो होता है 2xy अपॉन में x प्लस में y। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये इम्पॉसिबल होगा कि उनके लिए एवरेज स्पीड कितनी हो 2x, तो हम क्या करते हैं, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है तो इसी के बराबर मैं रख देता हूँ 2x। अगर यहाँ से x की वैल्यू सही आती है तब तो ठीक है, तब तो अटेन कर सकते हैं, तो ये भी आपका थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से x की वैल्यू हमको 0 मिल जाती है तो ये हमारा स्टेटमेंट जो लिखा गया है वो सही हो जाएगा कि उनके लिए इम्पॉसिबल होगा। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे देखिए 2x से ये 2x कट गया तो x प्लस वाई बराबर में क्या गया y से y आपका कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 0, मतलब अगर 2x से चलेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो थर्ड वाला जो स्टेटमेंट लिखा गया है क्या है, एकदम करेक्ट है। तो ऊपर के दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके इनकरेक्ट, तीसरा क्या है करेक्ट। अब आपको यहाँ पे देखना है पहला ऑप्शन क्या है, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, क्या सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, नहीं। ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, नहीं। ओनली स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, जी हाँ, सी वाला ऑप्शन आपका है, ओके। तो इसको आपको ऐसे टिक करना है, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलता हूं, देखिए क्या है, ए बी सी एंड डी आर होल नंबर सच दैट, ए बी सी डी क्या है आपके होल नंबर्स हैं, किस तरीके से हैं ये आपको इक्वेशन बना के दिया गया है। फिर इस पे क्या पूछा गया है, देखिए कंक्लूजन 1 दिया गया है, a इज द स्मॉलेस्ट नंबर एंड a इक्वल टू 21। देखिए कितनी चालाकी की गई है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 इक्वेशन आपको बना के दिए गए हैं, 4 अननोन है 4 इक्वेशन। इसका मतलब आपसे ऐसा नहीं कह सकता था कि a की वैल्यू आ सकती है b की वैल्यू आ सकती है, ये तो कोई कॉमन सेंस से बता देगा कि 4 इक्वेशन है और 4 अननोन है, आसानी से आंसर निकल सकता है। यहाँ पे आपसे कितना चालाकी से पूछा गया है, एक तो आपसे पूछा गया है, कंक्लूजन दिया गया कि a क्या है स्मॉलेस्ट नंबर है, मतलब
आपको ये निकालना ही पड़ेगा सबकी वैल्यू को, और सिर्फ उससे ही काम नहीं चलेगा, यहाँ पे ये भी बताना पड़ेगा आपने जरा सी गलती की तो ये क्या है कि a और 21 के बराबर है, ठीक है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो दोनों ही चीज़ें मैच करनी है यहाँ पे। ठीक इसी तरह देखिए, d इज लार्जेस्ट नंबर, d इक्वल टू 88, b इज लार्जेस्ट नंबर, b इक्वल टू 56, मतलब एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो 4 इक्वेशन आपका है, सबसे पहले आप क्या करिए, चारों को जोड़ लीजिए, चारों को आप ऐड कर लीजिए। तो चारों को ऐड कर लीजिए, देखिए a यहाँ पे है, a यहाँ पे है और a यहाँ पे है, इसी तरह b यहाँ पे है, b यहाँ पे है, b यहाँ पे है, सब 3-3 बार आए होंगे। तो आप इसे कह सकते हैं 3a प्लस b प्लस c प्लस d। इधर वाले जो आपके नंबर्स हैं इनको आप जोड़ लीजिए, 8 6 कितना हो जाएगा, 14, 14 और 6 20 और 8 28 हो गया। 5 1 6, 6 6 12, 12 और 7 19, 19 2 21 हो गया। 1 2 3 4, 4 2 6 हो गया। 3 से अगर मैं कट करना चाहूँ तो कट कर सकता हूँ, 2 3 दूनी 6 और 0 लगाऊंगा, 3 6 18, पूरा कट हो गया। मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई, 206। अब आसान हो गया करना। अब अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी है, पहला ऑप्शन चेक करना है, तो मैं b प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसको रख दूंगा 156। मतलब 206 में से 156 को घटा लीजिए, 6 में से 6 गया 0। पहली बात तो यहाँ पे 1 है, आप आगे चेक करिए ही नहीं, आंसर आपका गलत हो गया, ठीक है। लेकिन इन केस यहाँ पे आपको स्मॉलेस्ट नंबर की नीड होगी तो आपको पूरा यहाँ पे करना होगा, इसलिए यहाँ पे कह रहा हूँ चालाकी आपसे दिखाई गई है, ठीक है। तो ये आपको चेक करना होगा स्मॉलेस्ट नंबर के लिए भी, या फिर यहाँ पे आप चेक करिए क्या कि a बराबर में 21 है कि नहीं। तो एक तो आप निकाल लीजिए चारों नंबर और उसमें केवल देख लीजिए क्या आपका स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट है, ठीक है। लार्जेस्ट के केस में यहाँ पे आपको 2 मिल जाएंगे तो आपको वैल्यू पूरी मैच करनी पड़ेगी। तो चलिए हम यहाँ पे निकाल लिया, यूनिट डिजिट आपका क्या गया, 0 हो गया। मतलब एंड की कंडीशन लगी हुई है तो दोनों में से कोई एक भी गलत तो मतलब पूरा गलत। यहीं पे ऐसा होता a स्मॉलेस्ट नंबर और a इक्वल टू 21, तब आपने यहाँ पे देखा यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है और यहाँ पे 21 है, तो आपको दूसरा भी चेक करना होता कि क्या कहीं a स्मॉलेस्ट नंबर तो नहीं है, उस केस में पूरा आंसर चाहिए होगा, तो हम इसको गलत कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं, हम देखते हैं d इज द लार्जेस्ट नंबर। d क्या है, लार्जेस्ट नंबर है। तो d अगर निकालना है तो हम a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू रख दें, क्या है 118। तो 206 में से 118 आप घटा दीजिए, तो 16 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 8। 9 में से 1 जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो ये कितना बचेगा आपका 8, और ये आपका 0, 88 आ गया। तो d की वैल्यू 88 यहाँ से मैच तो कर रही है, लेकिन यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर है कि नहीं ये हमको पता नहीं है। ये कब पता चलेगा, जब हमको a b c d सबकी वैल्यू पता होगी। खैर यहाँ पे केवल 3 ही कंक्लूजन है, तो इसको मैं यहाँ से टिक आगे कर सकता हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चौथा ऑप्शन दिया थोड़ी नहीं गया है, नन ऑफ दीज करके ऐसा कुछ लिखा गया है, नहीं लिखा गया है। एग्जैक्ट जैसा क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में वैसा ही उतार दिया है, तो 88 मिल गया, बस यहीं से मैं टिक कर दूंगा और ये आपका सही हो जाएगा। इन केस अगर यहाँ पे होता नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज ऑप्शन होता, तब आपको क्या करना होता, यहाँ पे सारी वैल्यूज को निकालना पड़ता, एक एक को पुट करना होता, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, d की वैल्यू आप निकालते, फिर चेक करते। यहाँ पे 88 तो मैच कर रहा है, लेकिन हो सकता है ये लार्जेस्ट नंबर नहीं होता, तो इस केस में ये भी गलत हो जाता। हो सकता है यहाँ पे b लार्जेस्ट होता लेकिन b बराबर में 56 नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाता। तो पहला दूसरा तीसरा भी गलत, तो नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन सही होता, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमको थोड़ी सी छूट मिल गई, तो हम कंक्लूजन बी को यहीं से टिक कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो ये तो थे 5 आपके क्वेश्चंस, कुछ डिफरेंट यहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे ला के दिए मैंने, ताकि आपको समझ में आए किस तरह से क्वेश्चंस आपके फ्यूचर में भी बन सकते हैं। आगे कुछ भी भरोसा नहीं किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएं, तो पहले से प्रैक्टिस करके रखिए, ताकि अगर आते हैं क्वेश्चंस तो वहाँ पे जाके भौचक्के मत होइए या फिर टेंशन में मत आइए। तो आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझा सकूं ये जो नए पैटर्न्स के क्वेश्चन हैं इनको आपको कैसे करना है। अगर वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर, मुझे बहुत खुशी होती है आपके कमेंट को पढ़ करके कि आपको समझ में आ रहा है। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा, जिससे और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँच सके, और शेयर करिए ताकि ज़्यादातर लोग इसको समझ सकें। किस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादातर रिडंडेंसी के टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, लोगों को समझ ही नहीं आता है करना क्या है उसमें, तो ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और समझ सके वीडियो, तो आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ भी, उनको भी बताइए इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप बताइएगा कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस और चाहिए तो मैं और आपको दे दूंगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस चैनल को क्लिक करके यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।